साथियों, कल हमने आपसे चर्चा किया था वन नेशन वन पिनल कोड पे, और आपसे कल यह भी बताया था कि वन नेशन वन पिनल कोड क्यों जरूरी है। एक देश एक अपराध संहिता। आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि भारत में वन नेशन वन सिविल कोड हो सकता है क्या, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते हैं, जिसको कई लोग उसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं, उसी को आप इंडियन सिविल कोड भी कह सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि हमारे देश में जो पिनल कोड है उसका नाम इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता। तो उसी के पैटर्न पे हम कह रहे हैं एक इंडियन सिविल कोड, एक इंडियन पिनल कोड, एक इंडियन सिविल कोड। जितने भी अपराध हैं, लगभग 50 अपराधों के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं, जो कल आपसे चर्चा हुई थी। भ्रष्टाचार का अलग कानून, कालाधन का अलग कानून, हवाला का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, मानव अंगों की तस्करी का अलग कानून, आय से अधिक संपत्ति का अलग कानून, हवालाबाजी का अलग कानून, और घुसपैठ का कोई कानून नहीं, धर्मांतरण का कोई कानून नहीं, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कोई कानून नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक कानून बने, घुसपैठ पे भी उसी में एक चैप्टर हो, धर्मांतरण भी उसी में चैप्टर हो, और वो इंडियन पिनल कोड हो जाए। इसी तरीके से एक इंडियन सिविल कोड हो। जैसे सरकार ने 40 टैक्स को मिला के, 40 तरीके के टैक्स के कानून थे, उन 40 कानूनों को मिला के एक कानून बना दिया जीएसटी। उसी तरीके सरकार बना दे, जो 40 अलग अलग कानून चल रहे हैं अपराधों के, उनको मिला के एक कानून बना दे, वन इंडियन पिनल कोड। आज हम आपसे यह आग्रह कर रहे हैं, जिसको आप अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार भी करें, हम सब लोग इसको अधिक से अधिक प्रचारित करें, कि भारत में लगभग 36 कानून चल रहे हैं ह्यूमन राइट और सिविल राइट के। सरकार ने कुछ दिन पहले ही, और लगभग 36 कानून चल रहे थे लेबर के, लेबर लॉ के, श्रमिक कानूनों के लगभग 36 अलग अलग कानून थे, उनको मिला के सरकार ने वन लेबर कोड बनाया है। और उसके बारे में यही कहा है कि चूंकि 36 कानून चल रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है, मजदूरों को उनका मुकदमा बहुत लंबा चलता रहता है, मजदूरों को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए हम वन नेशन वन लेबर कोड बना रहे हैं। उसी पैटर्न पे हमारा यह कहना है, हमें और आपको सबको इस बात को प्रचार प्रसार करना है। आपको अपने अपने सांसदों से कहना है कि जब 36 लेबर कानूनों को मिला के एक लेबर कोड बन सकता है, वन लेबर कोड हो सकता है, एक इंडियन लेबर कोड बन सकता है, तो सिविल राइट के 36 कानूनों को मिला के एक इंडियन सिविल कोड नहीं बन सकता। आप अपना आर्ग्यूमेंट एकदम पूरा रखें, क्योंकि आपसे सामने वाले पूछ सकते हैं ये कैसे होगा, तो आप उनको कहिए कि 36 टैक्स के कानूनों को मिला के एक इंडियन, आपने एक कानून बना दिया जीएसटी। 40 टैक्स के कानूनों को मिला के आपने एक जीएसटी बना दिया, तो 40 अपराध के कानूनों को मिला के एक इंडियन सिविल कोड क्यों नहीं बन सकता? 36 लेबर के कानूनों को मिला के आपने एक इंडियन लेबर कोड बना दिया, तो 36 ह्यूमन राइट के कानून, जो सिविल राइट के कानून है, उसको मिला के एक इंडियन सिविल कोड नहीं बन सकता। इंडियन सिविल कोड का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड का मतलब कॉमन सिविल कोड। आज मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, मैंने फेसबुक पे शेयर किया है, आप लोगों को चिट्ठी पढ़ लीजिएगा। मैंने ये कहा है कि जो मेरी पीआईएल्स हैं ह्यूमन राइट और सिविल राइट से रिलेटेड, जो मेरी पीआईएल्स हैं जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, उस पे तत्काल सुनवाई जरूरी है। काफी दिन से मामला पेंडिंग चल रहा है, इसलिए उन पे सुनवाई करना बहुत जरूरी है। मैंने 2018 में एक पीआईएल फाइल किया था कि इस देश में बहु विवाह बंद होना चाहिए, क्योंकि बाकी अगर हिंदू एक से अधिक शादी करता है, किसी मजबूरी में करता है, मान लीजिए उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि भाई चलो एक शादी और कर लेते हैं, अपना खानदान, हमें अपना वंश बढ़ाना, अपनी परंपरा बढ़ानी, अपना घर खानदान बढ़ाना है, तब भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। वहीं पे कुछ ऐसे मजहब भी हैं जिनको खुली छूट मिली है कि
वो 10 बच्चे हों तभी 4 शादी कर सकते हैं। तो इस विषय को हमने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में चैलेंज किया था। 2018 में यह मामला 3 जजों ने सुनने के बाद यह बोला चूंकि यह संवैधानिक विषय है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो उसको रेफर कर दिया 5 जजों की बेंच को। दुर्भाग्यवश मार्च 2018 की बात है, अगर आप लोग गूगल करेंगे पॉलीगैमी अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा। 3 साल बीत गए हैं, 2021 आ गया जून। अभी तक सरकार ने यह अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो बहुविवाह के समर्थन में है या बहुविवाह के विरोध में है। तो एक मेरा आप सबसे आग्रह यह भी कि अपने अपने सांसदों को, बाकी सबको, जैसा हमने कल से कहा है कि अपनी मुहिम शुरू करनी है, आप उनको टैग करके यह भी कह सकते हैं कि जब 2018 से बहुविवाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मेरी पीआईएल पे लंबित है, आप चाहे मेरा नाम भी वहां मेंशन कर सकते हैं, तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? वैसे आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अगर माननीय सांसद सुन रहे होंगे तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस विषय को आप उठाइए। और आप लोगों से आग्रह इसलिए मैं बार बार करता हूं कि बार बार इस पोस्ट को शेयर करते जाइए, रीट्वीट करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए, उससे रीच बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि जहां तक पहुंचना इसको पहुंच जाए। वो उसमें मैंने 5 चीजें चैलेंज किया था, उसको जरा समझिए। एक तो मैंने बहुविवाह चैलेंज किया था, दूसरा हलाला को चैलेंज किया था, तीसरा एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती मुताह, शायद आप लोग बहुत कम सुने होंगे, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे मुताह, MUTAH, मुताह अश्विनी उपाध्याय, तो आपको डिटेल मिलेगा मुताह क्या होता है। जैसे निकाह होता है ऐसे मुताह होता है। निकाह में कोई डेडलाइन नहीं होती कि 1 महीने के लिए हो रहा है कि 2 महीने के लिए हो रहा है। मुताह एक डेडलाइन में होता है कि भाई हम 1 महीने के लिए शादी कर रहे हैं या 2 महीने के लिए शादी कर रहे हैं। आपने सुना होगा बंगाल में एक जो एक्ट्रेस थी नुसरत जहां, उसने बोला जी हमारी शादी तो टर्की में हुई थी और हमारी शादी अब पूरी हो गई, वहां अब खत्म। तो उसने निकाह नहीं किया था, उसने मुताह किया था। अरब के बहुत सारे लोग आते हैं भारत में, हैदराबाद में आते हैं, केरल में आते हैं, वहां के जो शेख आते हैं, यहां छोटी छोटी बच्चियों से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए मुताह करते हैं और यहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चियां, उनसे न कोई शादी करता है, उनसे न कोई निकाह करता है। तो वो बच्चियां एक तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि वो बिन ब्याही मां बन जाती हैं, क्योंकि वो तो चले गए शेख, यहां से मुताह करके पैसे दे देते हैं, मुताह कर लेते हैं, 2-3 महीने के लिए यहां रहते हैं, अय्यासी करते हैं, चले जाते हैं और फिर वो बच्चियां जो है उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। तो उस मैंने मुताह को भी चैलेंज किया है। दूसरा और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के हर ब्लॉक लेवल पे एक शरिया कोर्ट खुल चुकी है, जिसको कहते हैं दारुल कजा, जिसको हम अंग्रेजी में शरिया कोर्ट कहते हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश भर में शरिया कोर्ट खोल रखा है। कहीं कहीं तहसील के लेवल पे खोला है और कहीं कहीं तो छोटे छोटे कस्बों के लेवल भी खोल दिया है। वहां एक मौलवी बैठते हैं, मौलाना बैठते हैं, और वो जो मुस्लिम्स का झगड़ा होता है, खासतौर पे शादी विवाह के मैटर, उसको इस्लामिक तरीके से उसका निपटारा करते हैं। जरा सोचिए आप, जिस देश में एक संविधान चल रहा है, एक न्यायिक पूरी व्यवस्था बनी है, अदालतें बनी है, वहां हर ब्लॉक लेवल पे एक दारुल कजा खुल चुका है, जिसको शरिया कोर्ट कहते हैं। तो उसको भी मैंने 2018 में चैलेंज किया था। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह चैलेंज किया था, हलाला चैलेंज किया था, मुताह चैलेंज किया था, एक मिस्यार होता है, जैसे मुताह होता है ऐसे मिस्यार होता है, उसको चैलेंज किया था। और ये शरिया कोर्ट जो बन रही है, इनको हमने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे। ये 5 चीजें 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। केंद्र सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अब इस पे हमें एक जन दबाव बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो हमने सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रखी हैं। लेकिन आप लोगों से बात करने का, जनता की अदालत में आने का कारण यही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आप लोग ज्यादा अब हमें न्याय दिलवा पाएंगे, आप लोग चाहेंगे तो देश में ज्यादा बदलाव आ पाएगा। मैं तो देख रहा हूं वहां पे सरकार जवाब नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं लगा रही है, सुनवाई हो नहीं पा रही। इसी तरीके से मैंने दुनिया भर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा, लंदन के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा,
मतलब ब्रिटेन के पढ़ा, अमेरिका के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा, सिंगापुर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा और फ्रांस के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा, चाइना के यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ा। तो सबको पढ़ने के बाद जब मैंने अपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के पुराना इतिहास देखा तो पता चला यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत सारी पीआईएल डिसमिस हो चुकी थी। पहले लगभग 100 पीआईएल पड़ चुकी थी आजादी के बाद से 2018 के पहले तक, और वो सब डिसमिस होती जा रही थी। फिर मुझे लगा अगर सीधे हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने जब बाहर के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखा तो वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड में 5 चैप्टर है। मैंने उसी 5 चैप्टर को एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना शुरू किया। अब जरा आप समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या जिसको हम इंडियन सिविल कोड कहते हैं या वन नेशन वन सिविल कोड कहते हैं, उसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू कैसे होता है यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है कि सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई यह है कि जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं, उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैंने आज सोचा आज आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी है। और जो लोग विरोध करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता। तो स्थिति यह हो गई है कि चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो लोग आंख बंद करके बिना समझे उसको समर्थन करते हैं, और जो बीजेपी विरोधी है दल, वो आंख बंद करके उसका विरोध करते हैं। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थकों को पता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ना विरोधियों को पता ज्यादातर। तो इसलिए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक पहुंचाएं, कि कम से कम देश में ये पता चल जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड क्या है, इसको अच्छी तरीके समझ लें। ये देखिए हमारा पंजा आपको दिख रहा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से मुट्ठी है, और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में या कॉमन सिविल कोड में 5 फिंगर्स हैं। कैसे 5 फिंगर है समझिए आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत होती है शादी विवाह की जब बात शुरू होती है, तब से। जब शादी विवाह की चर्चा शुरू होती है तब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी जिंदगी में इंटर करता है। कैसे इंटर करता है? जब शादी विवाह की चर्चा होती, सबसे पहली बात यह होती है लड़की कितने साल की है और लड़का कितने साल का है। यह पहली शुरुआत होती है। अब हमारे देश में हिंदुओं में लड़की की उम्र 18 साल है मिनिमम शादी करने की, लड़के की उम्र 21 साल है। लेकिन मुस्लिम्स में ऐसा कोई नियम नहीं है। उनके यहां मान लिया गया कि पीरियड शुरू हो जाए तो लड़की की शादी हो सकती है। अब पीरियड तो 10 साल में शुरू हो सकता है, 11 साल में भी शुरू हो सकता है, 12 साल में भी शुरू हो सकता है, कभी आज की डेट में डिपेंड करता है। जनरली 12-13 साल तक की बच्चियों का शुरू हो जाता है। तो 18 साल में जब तक हिंदू की लड़की शादी के मिनिमम उसकी एज पूरी होती है 18, तब तक इधर 13 साल की बच्ची की शादी कर दिया। जब तक उधर शादी होती है तब तक इधर 2 बच्चों की मां हो जाती है बच्ची। इसलिए मैंने इसको सुप्रीम को चैलेंज किया। पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर एक और पिटीशन फाइल हुई राजस्थान हाई कोर्ट में। और ये नियम यह है कि अगर एक ही मैटर पे 2 पीआईएल फाइल हो जाए 2 अलग अलग हाई कोर्ट में, फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ला सकते हो। तो मैंने उस विषय को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। चूंकि मैंने दिल्ली हाई कोर्ट फाइल किया, एक और पिटीशन फाइल हो गई राजस्थान हाई कोर्ट में, फिर दोनों पीआईएल को मैंने ट्रांसफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट। मैंने उसमें जो ग्राउंड लिया उसको समझिए हमने क्या कहा है। 18 साल की बच्ची का मतलब यह हुआ कि वो 12वीं कर पाएगी। जनरली 6 साल में बच्चा या बेटा या बेटी फर्स्ट में जाती है, तो 18 साल में तो वो जाएगी, केवल 12वीं कर पाएगी। हम एक जब नया भारत बनाना चाहते हैं, एक हम समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो 18 साल की बच्ची तो आत्मनिर्भर होगी नहीं। और फिजिशियन कहते हैं कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है वर्तमान परिस्थितियों में। साइकेट्रिक यानी मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि 20 साल के पहले मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती बच्चों में, जितनी मैच्योरिटी चाहिए, जो पूरी तरीके से मैच्योर हो।
तो आप जरा सोचिए, 18 साल की बच्ची न फिजिकली मैच्योर है, न मेंटली मैच्योर है, न फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 12वीं में है, उसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। आदमी ग्रेजुएशन करते करते भी आपका बीए 20 साल या 21 साल लग जाता है, जब आपको बीए, बीएससी या बीकॉम करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं, तब भी 21 साल हो जाता है। WHO ये कह रहा है कि 20 के पहले बहुत ही खतरनाक है शादी करना। हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, हमारे गायनोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। फिर इसको चलाने का क्या मतलब है? इसी विषय को लेके मैंने फिर पिटीशन फाइल किया, WHO का उसमें हवाला दिया है और यह कहा है कि यह पूरी तरीके से गलत है और इस पे बैन लगना जरूरी है। लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए और वो 20 साल या 21 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेके, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। तो इस बात को लेके मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और फिर दूसरी बात ये, जब भारत का संविधान कहता है कि जब कोई इसमें साइंटिफिक रीजन नहीं है अलग अलग शादी की उम्र करने का, और फिर मुस्लिम्स में तो केवल पीरियड शुरू होने के साथ ही शुरू हो जा रहा है, तो इस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। लड़के और लड़की दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था पिछले 15 अगस्त को कि हां, हम लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। एक जया जेटली कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दिया है कि शादी की उम्र बढ़ाने की जरूरत है और सबकी शादी की उम्र बराबर करने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, लड़का हो या लड़की, दोनों की शादी की उम्र समान होनी चाहिए। तो ये विषय, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला एलिमेंट है, इंडियन सिविल कोड का जो पहला एलिमेंट है, वो है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। अब उससे आगे बढ़ते हैं। शादी हो गई, शादी होने के बाद अगर शादी सफल हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी टूटने की नौबत आती है तो क्या होता है? डिवोर्स होता है, तलाक होता है। अब तलाक के नियम हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, पारसी में अलग है, ईसाई में अलग है। कहीं पे यह नियम है कि अगर लड़का नपुंसक है तो लड़की तलाक ले सकती है। कहीं पे यह नियम है कि लड़की अगर बाज है तो लड़का तलाक दे सकता है। कहीं यह नियम है हिंदुओं में कि अगर जो शादी की मिनिमम एज है 18 साल लड़की की, अगर उससे पहले उसके फादर ने बाल विवाह कर दिया तो लड़की तलाक मांग सकती है, या लड़के की अगर 21 के पहले हो गई तो लड़का मांग सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम्स में मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे दुनिया भर के अलग अलग नियम, हिंदू के लिए अलग तलाक का जो नियम है अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। मुस्लिम में एक तलाक तो खत्म हो गया जिसको 3 तलाक कहते हैं, जो तलाक 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 एक साथ कहा जाता है, लेकिन तलाके हसन, तलाके और अहसन वो आज भी चल रहे। कहने का मतलब उसमें भी एक तरफा तलाक हो सकता है, बस इतना है कि एक बार में 3, जो लगातार 3 बार कहते थे एक ही झोंके से, अब उसमें यह करना आपको एक बार आज कहना एक 3 तलाक, फिर 1 महीने बाद कहना है तलाक, फिर 1 महीने बाद कहना है तलाक। इतने अंतर आया है। टोटल जो मौखिक तलाक है वो बैन नहीं हुआ है, केवल एक साथ 3 तलाक जो देते थे वो बैन हुआ है। ऐसे ही तलाक में जो कूलिंग पीरियड होता है, समझाने बुझाने का टाइम होता है, हिंदुओं में 6 महीने के है, क्रिश्चियन में 2 साल का है, कूलिंग पीरियड भी अलग अलग है। तो मैंने फिर दूसरी PIL फाइल किया कि भाई तलाक का जो ग्राउंड होना चाहिए, तलाक का नियम आधार वो समान होना चाहिए। उस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया। फिर मैंने तीसरी PIL फाइल किया। अब जरा सोचिए, पहला क्या था? यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ? ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, जो तलाक का नियम है वो एक समान होना चाहिए सबके लिए। फिर तीसरी हमने PIL फाइल किया कि जब तलाक हो रहा है तो जो मेंटेनेंस है, जो गुजारा भत्ता है, वो सबको एक समान मिलना चाहिए। जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है वो सबके लिए अलग अलग है, हिंदू के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग। मुस्लिम में केवल 3 महीने गुजारा भत्ता का कानून चल रहा है, हिंदुओं में 3 साल भी चलता है, 10 साल भी चलता है।
और कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। बाकी तो छोड़िए, हिंदुओं में ही अगर पता चला एक मुकदमा गाजियाबाद में चल रहा है, एक दिल्ली में चल रहा है, या दिल्ली के ही एक साकेत कोर्ट में चल रहा है, एक रोहिणी कोर्ट में चल रहा है, एक 30 हजारी में चल रहा है। मान लीजिए वाइफ हस्बैंड के सारे कंडीशंस एक जैसी हैं, उनकी एज एक जैसी है, उनके बच्चे एक बराबर हैं, उनकी जो है इनकम भी एक बराबर है, उसके बाद भी गाजियाबाद की कोर्ट अलग गुजारा भत्ता आदेश कर देती है, नोएडा की कोर्ट अलग कर देती है, फरीदाबाद कोर्ट अलग कर देती है, गुड़गांव कोर्ट अलग कर देती है, साकेत कोर्ट अलग कर देती है, 30 हजारी अलग कर देती है। क्योंकि हमारे कोई फिक्स फार्मूला ही नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है जज की मर्जी और वकील सामने वाला कैसे है। अगर लड़की की तरफ से बढ़िया वकील है, बड़ा वकील है, तो हो सकता है गुजारा भत्ता ज्यादा मिल जाए लड़की को। लड़के की तरफ से अगर बड़ा वकील है, हो सकता है गुजारा भत्ता कम देना पड़े। तो सब कुछ वो डिपेंड कर रहा है कि वकील का कद कितना बढ़ा है, जज की क्या मर्जी है। मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अमेरिका वगैरह में जो मेंटेनेंस है, जिसको गुजारा भत्ता कहते हैं, बड़ा फिक्स है। एक फार्मूला बना है, सॉफ्टवेयर बना है, उसमें डाल देंगे, हस्बैंड की एज डाल देंगे, उसकी इनकम डाल देंगे, वाइफ की एज डाल देंगे, उसकी इनकम डाल देंगे, जो बच्चों की एज डाल देंगे। वो सॉफ्टवेयर में इंटर मारेंगे, क्लिक मारते हुए बता देगा भाई इतना गुजारा भत्ता इसको देना है। हमारे यहां बिल्कुल अलग चल रहा है। तो हमने जो तीसरी पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो गुजारा भत्ता है ये जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, सबके लिए जैसा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए। और उसमें हमने ये भी कहा अगर लड़का तलाक दे रहा है तो लड़का गुजारा भत्ता दे, लेकिन अगर लड़की तलाक दे रही तो लड़की भी गुजारा भत्ता हस्बैंड को दे। ऐसा नहीं है केवल लड़का ही तलाक देता रहेगा वही गुजारा भत्ता देगा। अगर कोई महिला है वो जबरदस्ती तलाक देना चाह रही है तो वो अपने हस्बैंड को गुजारा भत्ता दे। वो पिटीशन भी मेरी एडमिट हो गई है। तो 3 हो गई, पहला यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, दूसरा यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तीसरा हो गया यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। फिर मैंने चौथी पीआईएल डाली। चौथी पीआईएल मैंने डाली कि जो गोद लेने का नियम है वो सबका एक जैसा होना चाहिए। अभी गोद लेने का नियम बिल्कुल अलग अलग चल रहा है, हिंदू में अलग, पारसी में अलग, ईसाई में अलग, मुस्लिम में अलग। मुस्लिम्स में गोद लेने का कोई नियम ही नहीं। अब स्थिति यह है कि मान लीजिए जिसके बच्चे नहीं है, देखिए समस्या क्या आती है। मान लीजिए वाइफ हस्बैंड जो है उनके बच्चे नहीं है, अब वो किसी से गोद लेते हैं, लेकिन अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे को नहीं दे सकते। तो जब वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी, मतलब उस बच्चे को वो अधिकार नहीं मिलेगा जो वास्तविक बच्चे को मिलता है, तो आदमी कोई अपना बच्चा गोद क्यों देगा। अब इसके चक्कर में क्या हो रखा है कि जैसे ही बच्चे नहीं होते हैं दूसरी शादी कर लेते हैं बच्चे के चक्कर में। अगर ये गोद लेने का नियम सबके लिए जैसा हो जाए तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, कोई पत्नी नहीं चाहती उसका पति उसके लिए एक सौतन ला के खड़ा कर दे। बड़ी सीधी सी बात है। वो महिला हिंदू हो या मुस्लिम हो, पारसी हो या ईसाई, कोई नहीं चाहता कि उसी के घर में उसी के पैरेलल में एक सौतन आके बैठ जाए। ना हमारी मुस्लिम बहनें चाहेंगी, ना हिंदू बहन, कोई नहीं चाहता। लेकिन अब चूंकि वहां पे गोद लेने का नियम नहीं है मुस्लिम्स में, तो बच्चे के अपनी खानदान को बढ़ाने की मजबूरी में वो एक शादी और कर लेते, ये हवाला देते कि भैया बच्चा नहीं है क्या करें, एक शादी और करेंगे। तो इसलिए हमने जो चौथी पीआईएल फाइल किया, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, गोद लेने का एक नियम बने, वो सब पे लागू हो। और जो 5वीं मैंने पीआईएल फाइल किया, वो मैंने पीआईएल फाइल किया यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, की जो संपत्ति का अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का राइट है, ये सभी बहन बेटियों को बराबर होना चाहिए। अभी हिंदुओं में तो लगभग प्रॉपर्टी राइट बराबर हो गया, मुस्लिम में कोई प्रॉपर्टी राइट, लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट नहीं। पारसियों में अलग फार्मूला चल रहा है, क्रिश्चियन में अलग फार्मूला चल रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप जरा समझिए, पहला यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तलाक का नियम समान होना चाहिए। तीसरा यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी।
आपका जो गुजारा भत्ता वो एक समान होना चाहिए सबके लिए। चौथा, यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप, गोद लेने का नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। और पांचवा, यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट सबको बराबर होना चाहिए। और इन पांचों को मिला दीजिए तो आपका बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड, जो आप उसको कहना चाहे कहिए। तो इस तरीके से मैंने दुनिया के कानूनों को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 PIL किया और उन पांचों को मिला दीजिए तो वो बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, उन पांचों में से किसी भी PIL पे सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया। आज मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि यह मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का है। भारत में संविधान है, संविधान का मतलब एक समान विधान, एक समान नियम। अब समान नियम आपका शादी में भी होना चाहिए, गुजारा भत्ता का भी समान नियम होना चाहिए, एडॉप्शन गोद लेने में भी समान नियम होना चाहिए, सक्सेशन प्रॉपर्टी राइट में भी समान नियम होना चाहिए, तलाक का जो ग्राउंड है वो भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो जो मैं आपको बार बार कहता हूं संविधान, हमने इसी संविधान को सुप्रीम कोर्ट में इसको अच्छी तरीके से दलील दी है कि संविधान का मतलब होता है संविधान, समान नियम, समान कानून, समान विधान। और हमारे देश में बहुविधान चल रहा है। शादी की उम्र में भी बहुविधान है, गुजारा भत्ता में भी बहुविधान है, प्रॉपर्टी राइट में भी बहुविधान है, गोद लेने के नियम में भी बहुविधान है और तलाक के ग्राउंड में भी बहुविधान चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए हमारी पांचों PIL एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस जारी कर दिया है। एक जो बहुविवाह वाला मैटर था वो पहले से पेंडिंग है। आज मैंने चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखी है, उनसे कहा है जितने जल्दी हो सके इन विषयों पे आप सुनवाई कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी बहन बेटियों को एक बराबर उनको दर्जा मिल जाए, एक बराबर अधिकार मिल जाए। आप अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल का मतलब क्या, अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, हालांकि मेरी बेटी नहीं है लेकिन मानते हैं 4 बेटियां। अगर इन 4 बेटियों, जब तक ये 4 बेटियां मेरे घर में हैं, इनकी शादी नहीं हुई, इन चारों के सिविल राइट और ह्यूमन राइट बराबर हैं। सिविल राइट और ह्यूमन राइट, मानवाधिकार और सिविल अधिकार। लेकिन इन 4, अगर ये चारों बेटियां हमारी एक हिंदू से शादी कर ले, एक पारसी से कर ले, एक ईसाई से कर ले और एक क्रिश्चियन से कर ले, एक हिंदू से, एक मुस्लिम से, एक पारसी से, एक ईसाई से, 4 लोगों से, चारों अलग अलग शादी करें, जिस दिन इनकी शादी होगी या निकाह होगा, जो कुछ होगा, मैरिज होगी, उसी दिन से इनके सिविल राइट और ह्यूमन राइट बदल जाएंगे। सेकुलर कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, संविधान से चलती है, जहां आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। ऐसे भारत में ये जो चल रहा है वर्तमान समय में, जो मैंने कहा ना, पांचों चीजें अलग अलग चल रही हैं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए और उसी इंडियन सिविल कोड में 5 चैप्टर डाल दिए जाएं। और पांचों, क्योंकि आप अगर 5 कानून बना दोगे इन 5 चीजों पे, फिर वही मैंने कहा ना, वो फिर कानूनों का जाल नहीं बढ़ना चाहिए, कानून कम होने चाहिए। आपको एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आप मैथ के 40 चैप्टर हैं और 40 हर चैप्टर की एक पतली पतली किताब आपको दे दिया जाए, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा 40 किताबों को। अगर उन 40 एक किताब हो, उसमें 40 चैप्टर डाल दिए जाएं, तो उसको संभालना बहुत आसान होगा, उसको अलमारी में रखना बहुत आसान होगा, उसकी साफ सफाई करना बहुत आसान होगा, उसको ढूंढना बहुत आसान होगा। ऐसे ही अगर हम हर विषय पे का कानून बनाते चले जाएंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। राजनीतिक फायदा होता है, जय जयकार होती है चारों तरफ, हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, लेकिन वास्तव में धरातल पे फायदा नहीं होता। जब ट्रिपल तलाक कानून बनना था तो मैं पहला इकलौता व्यक्ति था जिसने मैं कहा था अलग से 3 तलाक कानून नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा था 3 तलाक ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 498 है, 498A
वहीं पे एक लाइन और जोड़ दीजिए, उसी में ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर दीजिए। बाहर मत ले जाइए। आईपीसी में जितने भी अपराध आपको करना है, उसी इंडियन पिनल कोड में आप उसी में अपराध बढ़ाते चले जाइए, चैप्टर बढ़ाते जाइए, उसी में डालते जाइए। और अब तो सरकार ने एक कमेटी बना रखी है जो इंडियन पिनल कोड नया बनाने के बारे में सोच रही है। हमारा काम काफी आसान हो गया है, क्योंकि सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है जो इंडियन पिनल कोड को रिव्यू कर रही है। लेकिन उस कमेटी में जिस क्वालिटी के लोग होने चाहिए उस क्वालिटी के लोग नहीं है, जिस सोच के, बड़ी सोच के लोग होने चाहिए उसमें नहीं है। उस कमेटी में जितने लोग हैं उनका कोई सामाजिक अनुभव नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत पीआईएल किया हुआ है या बहुत लोगों के बीच में रहे हुए हों या बहुत लोगों से मिलते। वो उस जो कमेटी बनी है इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट करने वाली, वो ऐसी लोग हैं जो एसी के घरों में रहने वाले लोग हैं। उसमें समाज में क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो सामाजिक ज्ञान उनको नहीं है। तो हमें एक तो ये हमें मांग करने की जरूरत है कि जो इंडियन पिनल कोड की कमेटी है उसमें संख्या बढ़ाई जाए। भाई यूपी के फॉर्मर डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी, उनको डाला जा सकता है, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। बिहार के बहुत अच्छे डीजीपी रहे अभयानंद जी, उनको डाला जा सकता है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। इसी तरीके प्रकाश सिंह को डाला जा सकता है, 2-3-4 जजेस को डाला जा सकता है। उस कमेटी को बढ़ाने की जरूरत है। वो पांच लोगों की कमेटी बनी है, और 5 लोगों का अगर मैं नाम बताऊं तो उसमें एक नाम तो शायद आप जानते होंगे, महेश जेठमलानी जी का, जो राम जेठमलानी जी के बेटे हैं। बाकी 4 नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि वो चारों लोग कभी एसी के कमरे के बाहर निकले नहीं, लोगों से मिलना जुलना उनका है नहीं। तो जब लोगों से मिलना जुलना नहीं, कोई सामाजिक अनुभव नहीं, कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, तो उनको क्या पता कि वो क्या करेंगे। बैठे बैठे वहीं कमरे के बैठे बैठे एक आईपीसी बना देंगे। इसलिए ये जो इंडियन पिनल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसको इनलार्ज करने की जरूरत है, इनहेंस करने की जरूरत है। इसमें ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है जिनका सामाजिक अनुभव है, जिनका प्रशासनिक अच्छा अनुभव है, और कम से कम 2 जज, 2 आईपीएस, 2 आईएएस, 2 लॉ के प्रोफेसर, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो क्रिमिनल के अच्छे वकील हैं, इनको तो लाना जरूरी है। इसी तरीके से अब सरकार, हमारा यह कहना है कि सरकार ने जैसे आईपीसी के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, हालांकि छोटी कमेटी, उसको बड़ी कर दे। उसी तरीके एक इंडियन सिविल कोड ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बना दे। हमारी 5 पीआईएल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, 5 क्या बल्कि पॉलीगैमी वाली मिला दी 6 पीआईएल है। हम अपनी वो ड्राफ्ट उनको सौंप देंगे। और इंडियन सिविल कोड ड्राफ्ट करने के लिए भी एक बड़ी कमेटी की जरूरत है, जिसमें कम से कम 2 जज हो, 2 आईएएस हो, 2 आईपीएस हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक 2 सांसद भी होना चाहिए उसमें, और 2 पत्रकार भी रख सकते हैं। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल वहां पे कमेटी की जरूरत है। कम से कम 15 से 20 मेंबर्स की कमेटी हो जो सारे पहलुओं को समझे। बहुत सारे पत्रकार एडिटर हैं, उनको अच्छा ज्ञान है, उनको भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 वकीलों को ले सकते हैं, रिटायर्ड जजों को ले सकते हैं, और सब बैठे हुए, सब फ्री में अपना योगदान देने के लिए तैयार है, कोई पैसा नहीं लेगा। तो इसलिए आग्रह हमारा यह है कि सरकार 2 कमेटी तत्काल बनाए। एक कमेटी जो पहले इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट करने के लिए बनाई है, उसको इनहेंस करे, उसकी क्षमता बढ़ाए, उसमें कम से कम 20 लोगों को ले, हर एक क्षेत्र से ले, पत्रकारिता से ले, सुप्रीम कोर्ट के मतलब वकीलों को ले, जजों को ले, रिटायर्ड डीजीपी को ले, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज को ले। ऐसे ही एक इंडियन सिविल कोड बनाने के लिए भी सरकार एक कमेटी ड्राफ्ट कर दे, एक कमेटी बना दे, और वो मल्टी डायमेंशनल कमेटी हो, जिसमें पत्रकार भी हो, सांसद भी हो, महिलाएं भी हो, हर धर्म के लोग हों, हर तबके के लोग हों, और जिनको विदेशों के कानूनों का ज्ञान हो, उनको मिला के एक इंडियन सिविल कोड, एक इंडियन पिनल कोड, ये 2 चीजें ले आए सरकार, तो मुझे लगता है इस देश का बहुत हद तक भला हो जाएगा। और इसी विषय को लेकर हम लोग 8 अगस्त को बैठने जा रहे हैं। 8 अगस्त को हम जो घुसपैठ नियंत्रण कानून चाहते हैं, हम अलग से नहीं चाहते। घुसपैठ हमारे उसी इंडियन पिनल कोड में आना चाहिए एक चैप्टर। हम धर्मांतरण नियंत्रण कानून चाहते हैं, अलग से नहीं चाहते। हम उसी इंडियन पिनल कोड में ही एक चैप्टर चाहते हैं धर्मांतरण के ऊपर। हम उसी इंडियन पिनल कोड में, भाई सरकार घुसपैठ को अपराध घोषित कर दे, इंडियन पिनल कोड में चैप्टर डाल दे। धर्मांतरण को अपराध घोषित कर दे, एक चैप्टर इंडियन पिनल कोड में डाल दे। जनसंख्या विस्फोट को अपराध घोषित कर दे,
3 से ज्यादा बच्चा पैदा करना अपराध है, 7 से 10 साल की सजा होगी, इंडियन पिनल कोड में चैप्टर डाल दे। तो ये 2 विषय था, यही बात मुझे कहनी थी। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे फिर से आग्रह करूंगा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके उतना अच्छा है। एक काम और अगर आप लोग करना चाहें तो जब हमारे फेसबुक के पेज पे जाते हैं, जो मेरा वेरीफाइड वाला पेज है, जैसे हमारे पेज पे जाएंगे, नीचे आएंगे तो लिखेगा इनवाइट फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। उसका फायदा यह होगा कि आपके जितने दोस्त हैं वो डायरेक्ट जुड़ना शुरू हो जाएंगे हमारे पेज से। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार हमारे फेसबुक के पेज पे जाके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है, जैसे हमारे पेज पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आएगा इनवाइट फ्रेंड्स, वो बटन आप दबाएंगे, आपके सारे दोस्तों को इनविटेशन चला जाएगा हमारा पेज लाइक करने के लिए। शायद आज की डेट में एक साथ सबको नहीं जाता, शायद 200-200 लोगों को जाता है। तो अगर डेली इनवाइट करते रहेंगे 200-200 लोगों को, तो जितने भी आपके दोस्त हैं, मान लीजिए 2000 दोस्त हैं, तो 10 दिन लगेगा, और 10 दिन के अंदर सबको इन्वाइट चला जाएगा। अगर मान लीजिए 5000 लोग हैं तो 25 दिन लगेगा, तो सबको इन्विटेशन चला जाएगा। इतनी बात कहनी थी। कल सैटरडे है, कल सोचते हैं कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। कल हालांकि सैटरडे को हम एक सत्य सनातन पे रहते हैं, और भी कुछ चैनल है उस पे रहते हैं। अपने चैनल पे अगर मुझे समय मिला तो जरूर आऊंगा, और आना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।